नमस्कार दोस्तों, अल्फा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था, जिसको स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है, को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम एक हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार पवन दीवान जी के कुछ अंश हैं, उसको हम पढ़ के देखते हैं। यह है राख। राख एक रचना है पवन दीवान जी की, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ जीवन के सच्चाई को प्रस्तुत करने की कोशिश किए हैं। राखत भर ले राख, कहां ले आखिरी में राख, राखबे ते राख, आतेक राखे के कोशिश करीन, नी राखे सकीन, तेके दिन ले राखबे ता राख, नई राखस ता झन राख, आखिर में होने छे राख, तहु होबे राख, महु होहु राख, सब हो ही राख, शुरू से आखिरी तक सब है राख, एकरे सेती शंकर भगवान चुपरे हैं राख। ये रचना जो हमारे पवन दीवान जी की है और इन्होंने जीवन की सच्चाई को प्रस्तुत करने की कोशिश की है इस लाइन के द्वारा, क्योंकि सभी को अंतिम में राखी होना है। इसलिए आपके पास जो प्रयास है उसमें कड़ी मेहनत कीजिए और आप सफलता को अर्जित कीजिए। ठीक है, अब यहां पर हम अपने मुख्य टॉपिक पे आते हैं। आज हमारा जो है टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, आखिर ये स्थानीय स्वशासन होता क्या है? इसको बोला जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। देखिए दोस्तों, एक है आपकी केंद्र सरकार, जो केंद्र में बैठ करके पूरे देश को संचालित कर रही है। एक है आपकी राज्य सरकार, जो सभी राज्यों में संचालित हो रही है, सभी राज्यों को कंट्रोल कर रही है। तो आखिर ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि अपने को स्थानीय स्वशासन का सहारा लेना पड़ा? तो देखिए, केंद्र में बैठ करके किसी भी गांव के समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक टर्म्स यूज किया, स्थानीय स्वशासन। तो देखिए, स्थानीय स्वशासन जो है किसी भी संविधान से कॉपी नहीं किया हुआ है, यह मूलतः जो है हमारी भारत की ही देन है। अब देखिए, इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक प्रश्न दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन है दोस्तों, सीजीपीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या सही है? संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर 1, इधर इंग्लिश में है आपका बाई 73 एंड 74 constitutional amendments, 3-tier government system was introduced in the constitution। ऑप्शन नंबर 2 इसमें बहुत ही खूबसूरत दिया हुआ है कि यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जी नहीं, यह व्यवस्था जो है किसी भी संविधान से कॉपी नहीं की गई है, यह मूलतः जो है भारत की ही देन है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन विधेयक पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायतों से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों वो नगर पालिका नगर निगम से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है कि आप गलत ऑप्शन की ओर अट्रैक्ट हो। कोई भी क्वेश्चन सेटर होता है तो आपको गलत ऑप्शन की ओर अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि हमारे भारतीय संविधान में बहुत से अवधारणाओं को जो है दूसरे देशों के संविधान से कॉपी किया गया है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली की गई है, यह स्टेटमेंट पूरे तरीके से गलत है। ये किसी भी संविधान से नहीं ली की गई है, ये हमारे भारत के संविधान से ही, भारत के संविधान की ही देन है। ठीक है, ये क्वेश्चन का स्तर था। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, स्थानीय स्वशासन। अगर स्थानीय स्वशासन को दोस्तों अगर डिफाइन करने की बात हो तो स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य है कि राज्य या प्रांत को छोटे छोटे प्रशासकीय खंडों में एवं उपखंडों में विभाजित किया जाता है। अभी इसको हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, ये सब चीजें आते हैं। तो स्थानीय स्वशासन का अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहते हो या इसका क्या मतलब होता है तो आप ये लिख सकते हो कि स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य राज्य या प्रांत को छोटे छोटे प्रशासकीय खंडों एवं उपखंडों में विभाजित करते हैं। इसमें जो भी स्थानीय समस्याएं होती हैं इसका समाधान जो है जनता स्वयं करती है और इससे जनता के अंदर में जो है एक राजनीतिक नेतृत्व की भावना जागृत होती है।
आ रही बात समझ में? यानी कि जो गांव में बैठे हुए लोग हैं इनमें भी राजनैतिक नेतृत्व की भावना, ठीक है, सहभागिता, समस्याओं का समाधान करना, इन सब चीजों को विकसित करने के लिए यह कॉन्सेप्ट आया है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो स्थानीय स्वशासन में मूलतः अगर हमारे भारत की मैं बात करूं तो स्थानीय स्वशासन में जो है दो तरीके का शासन आता है। एक है आपका पंचायती राज, एक है आपका पंचायती राज, और दूसरा जो है नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं, इसी के अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, ये तीनों आते हैं। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन को आप समझ पाए होंगे। और स्थानीय स्वशासन के हमारे भारत में दो प्रकार हैं, पंचायती राज और नगर पालिका। नगर पालिका में ही तीनों समाहित हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं का या फिर स्थानीय स्वशासन का जो है हमारे देश में किस तरीके से विकास हुआ। दोस्तों मैं यहां पढ़ाने से पहले आपको अपनी रूपरेखा समझा देना चाहूंगा कि किस तरीके से हम स्थानीय स्वशासन को कवर करेंगे। तो स्थानीय स्वशासन को जो है हम सबसे पहले यह देखेंगे कि इसका विकास किस तरीके से हुआ। भारत में जो है स्थानीय स्वशासन का विकास किस तरीके से हुआ, और जब विकास हुआ उसके बाद आपको पता होगा कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान में भाग 9 में जो है पंचायती राज जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद हम 73वें संविधान संशोधन को देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे प्रावधान किए गए। उसके बाद फिर हम जो है तीसरे स्तर पे यहां पर देखेंगे कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। अब यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शुरू का दो पार्ट जो है विकास एवं 73वां संविधान संशोधन, ये इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए वैलिड है आपका। ठीक है, ये इंडिया में अगर कोई भी एग्जाम होता है, यूपीएससी से लेकर कोई भी स्टेट पीसीएस या फिर छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्जाम होता है, तो ये दोनों पार्ट सभी के लिए वैलिड है। और अगर फिर मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, तो वो केवल छत्तीसगढ़ के लिए वैलिड होगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों पंचायती राज या फिर स्थानीय स्वशासन जो है ये राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। और इसमें सभी राज्यों को यह स्वतंत्रताएं दी गई है कि विधानमंडल के द्वारा जो है वो अपने राज्यों में पंचायती राज के लिए अपने अनुसार नियम और कानून बना सकते हैं। तो यहां से विकास में किस तरीके से होगा, और 73वां संविधान संशोधन ये सभी के लिए एक समान है, लेकिन जब हम किसी राज्य के लिए पढ़ेंगे तो वो वहां का पंचायती राज अधिनियम अलग हो सकता है कि हम छत्तीसगढ़ में पढ़ रहे हो सकता है कि मैं यूपी का पंचायती राज अधिनियम पढ़ूं, हो सकता है कि मैं राजस्थान का पढ़ूं। तो हर जगह का पंचायती राज अधिनियम में कुछ मूलभूत अंतर आपको दिखाई देगा, लेकिन ये दोनों के दोनों सभी राज्यों के लिए सेम होंगे। चलिए आइए हम इसके विकास क्रम को समझते हैं। अगर विकास क्रम की बात करूं मैं दोस्तों कि पंचायत स्थानीय स्वशासन में जो है आपका स्थानीय स्वशासन में जो है पंचायती राज्यों का किस तरीके से, पंचायती राज का किस तरीके से विकास हुआ, मैं इसकी बात सबसे पहले करूंगा। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कथन है कि पंचायतें लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। पंचायतें, जवाहरलाल नेहरू हमारे जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बोला है कि पंचायतें, ये स्टेटमेंट भी कभी आपसे पूछा जा सकता है, पंचायतें लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। यह कथन किसका है? तो यह हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। उसी तरीके से अगर महात्मा गांधी की मैं बात करूं तो इन्होंने यहां तक बोला कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है और गांव के लोगों के सहयोग के बिना जो है लोकतंत्र नहीं चल सकता है। महात्मा गांधी के ही सुझाव के द्वारा जो है हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 में देखिए एक प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 14 में क्या है आपका? आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। आपको यह पता होगा कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 40 में यह कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन
राज्य जो है ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएंगे और उनकी ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। अगर मूल संविधान की बात करें तो पंचायतों से रिलेटेड जो है मात्र आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में यह बात कही गई थी। और आपको पता होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लिखी गई बात राज्य को लागू करने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हो। आ रही बात समझ में? ये जो है गांधी दर्शन से संबंधित है, गांधी दर्शन से ये संबंधित है, गांधी के ग्राम स्वराज से इसको संबंधित करके देखा जाता है। यहां तक बात हुई। अब हम लोग ये देखते हैं कि भारत में किस तरीके से हुआ पंचायती राज संस्थाओं का विकास। तो विकास को समझने से पहले आपको कुछ स्टेप को ध्यान में रखना है कि 18 लॉर्ड रिपन का नाम आपने सुना होगा, लॉर्ड रिपन। इनका कार्यकाल जो है 1880 से लेके 84 तक रहा और इन्होंने 1882 में एक प्रस्ताव रखा जिसको कि स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के द्वारा रखा गया 1882 का यह प्रस्ताव जो है स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इन्होंने ये बोला कि जिला परिषद का गठन किया जाए और जो भी स्थायी समितियां हैं, मतलब स्थानीय समितियां हैं, उनको आय के स्रोत प्रोवाइड किए जाए, यानी कि वित्तीय स्थायित्व के लिए इन्होंने एक प्रस्ताव रखा। और इसी के कारण जो है लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं भारत में और इनका कार्यकाल जो है 1880 से लेकर 1884 तक था और यह प्रस्ताव इन्होंने 1882 में रखा। यहां से शुरुआत होती है स्थानीय स्वशासन की। अब अगर हम आगे बात करें दोस्तों तो 1948 से 49 के समय में, 1948 से 49 के समय में जो संविधान सभा थी हमारी, उसमें भी स्थानीय स्वशासन के बारे में यानी कि पंचायती राज के बारे में चर्चाएं की गई। ठीक है। और आपको पता ही होगा कि हम कब आजाद हुए, 15 अगस्त 1947 को। और जब संविधान सभा 1948 से 49 में जो है पंचायती राज के संस्थाओं से संबंधित विचार विमर्श की और इसी का योगदान है कि आर्टिकल 40 में हम अनुच्छेद 40 में देखे कि पंचायतों के गठन के बारे में जो है भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख किया गया है। तो आप लॉर्ड रिपन को जान पाए होंगे जिनको कि स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और एक चीज ये जाने कि 1948 से 49 के बीच में संविधान सभा में भी इसकी चर्चा की गई। अब इसमें आगे अगर हम देखें तो जब भारत आजाद हुआ प्रथम मंत्रिमंडल का गठन किया गया तो ग्रामीण विकास से संबंधित भी मंत्रालयों का गठन किया गया। और इसी समय दोस्तों के.एम. मुंशी का नाम आपने सुना होगा, जिनका पूरा नाम जो है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी है। इन्होंने एक सुझाव दिया सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है दोस्तों 1952 में शुरू किया गया। यह किनके सुझाव पर किया गया? तो के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के द्वारा। और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी एक बहुत ही अच्छे राजनेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रह चुके हैं। इनके सुझाव पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की योजना प्रस्तुत की गई और योजना आयोग के द्वारा इसको लागू किया गया। कब? 1952 में। आखिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य जो है, आप ये समय देख रहे होंगे 1952, इस समय जस्ट हम आजादी से उभरे हुए थे और स्वतंत्र भारत की यह पहली ऐसी योजना थी जिसमें ग्रामीण जनता के बारे में सोचा गया। क्योंकि हमारी जो ग्रामीण जनता थी उस समय लगभग 80% जो है ग्रामीण जनसंख्या थी
और हम जो है औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत दबे हुए थे, राजनीतिक पराधीनता में रह रहे थे। तो हमारे अंदर जो नेतृत्व की भावना थी, लोकल स्तर पर जन सहभागिता की भावना थी, ये बुरे तरीके से तहस नहस हो गई थी औपनिवेशिक शासन काल के दौरान। इसी योग्यताओं को विकसित करने के लिए के.एम. मुंशी ने यह सुझाव दिया और इसमें यह कोशिश की गई कि ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को सुधारा जाए और उनमें जन सहभागिता, नेतृत्व की क्षमता का विकास किया जाए। तो इस कार्यक्रम और जस्ट 1953 में ही एक और कार्यक्रम जिसको राष्ट्रीय सविस्तार कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, इनकी शुरुआत की गई। राष्ट्रीय सविस्तार कार्यक्रम की शुरुआत की गई ग्रामीण जनता के विकास के लिए। इन दोनों का जो क्रियान्वयन था योजना आयोग के द्वारा शुरू किया गया था और लगभग यानी कि 1957 की अगर बात करूं तो बलवंत राय मेहता नामक एक कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी का उद्देश्य था कि जो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय सविस्तार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, इसकी समीक्षा करना और यह बतलाना कि आखिर इसको और कितने अच्छे तरीके से संचालित किया जाए या फिर इसमें क्या कमियां हैं, इससे संबंधित एक कमेटी का गठन किया गया कब 1957 में और इसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। आइए पहले हम बलवंत राय मेहता जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों ये पिक जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये हमारे बलवंत राय मेहता जी का है। बलवंत राय गोपाल जी मेहता इनका पूरा नाम था। इनका जन्म जो है 19 फरवरी 1900 को हुआ और इनकी मृत्यु जो है 19 सितंबर 1965 को हुई। बलवंत राय मेहता के बारे में अगर आपको दोस्तों पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि बलवंत राय मेहता जो है गुजरात के द्वितीय क्रम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और एक स्वतंत्रता सेनानी और अच्छे राजनेता भी रहे हैं। इन्हीं से संबंधित एक कमेटी बना कब 16 जनवरी 1957 को और इस कमेटी का नाम रखा गया बलवंत राय मेहता कमेटी और इन्होंने 24 नवंबर 1957 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और इस कमेटी का गठन क्यों किया गया था? क्योंकि जो हमारे सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किए गए थे और 1953 में राष्ट्रीय सविस्तार कार्यक्रम, उनकी समीक्षा करने के लिए। बलवंत राय मेहता जी की मृत्यु जो है भारत पाक युद्ध के दौरान हुई थी। ठीक है, इनका हेलीकॉप्टर जो है कच्छ वाले क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें भारत पाक युद्ध चल रहा था। ठीक, अब दोस्तों जब इन्होंने समीक्षा की तो इन्होंने बताया कि आपके जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय सविस्तार कार्यक्रम योजना, वो पूरे तरीके से असफल है। अगर आपको इसको सफल करना है तो इन्होंने कुछ सुझाव दिए। दोस्तों उससे पहले आप ये जान लीजिए कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक जो है बलवंत राय मेहता जी को माना जाता है। और दूसरी बात, पंचायती राज का वास्तुकार जो है बलवंत राय मेहता जी को कहा जाता है। यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाए तो बलवंत राय मेहता जी, पंचायती राज का वास्तुकार अगर आपसे कहा जाए तो बलवंत राय मेहता जी। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है, आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। बलवंत राय मेहता जी ने जब समीक्षा की तो इन्होंने कुछ अनुशंसाएं दी, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर का अनुशंसा जो है आपका वो था त्रिस्तरीय पंचायती राज। और इन्होंने बोला ये 3 स्तर कौन कौन से थे? तो ग्राम पंचायत, एक था आपका पंचायत समिति,
और तीसरा जो था आपका जिला परिषद। जिला परिषद त्रिस्तरीय, इसीलिए जो है इनको जो है पंचायती राज संस्थाओं का जनक या वास्तुकार और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। इन्होंने बोला कि ग्राम पंचायत में जो है जो भी चुनाव होंगे वो प्रत्यक्ष तरीके से होंगे। क्या बोला इन्होंने कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष तरीके से होगा और पंचायत समिति और जिला परिषद का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। इनकी अनुशंसाओं में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था। अब देखिए दोस्तों, आप ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये नाम आप देख रहे होंगे, तो आपको मैं बता दूं कि ये त्रिस्तरीय जो पंचायत है इसको सभी जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो इसको ग्राम पंचायत, इसको जनपद पंचायत, इसको जिला पंचायत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में बोला और इन्होंने कहां पर प्रत्यक्ष चुनाव की बात कही। अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बलवंत राय मेहता समिति ने जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की कल्पना की थी उसमें ग्राम पंचायत में केवल प्रत्यक्ष चुनाव की बात कही और बाकी में अप्रत्यक्ष। जिला परिषद में इन्होंने बोला कि यहां का जो अध्यक्ष होगा वो कलेक्टर होगा। कौन होगा? कलेक्टर होगा। इन्होंने ये बात कही और इन बातों को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद ने मान लिया और पहली बार अगर भारत में अगर बात करूं मैं तो 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को कौन सा राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज संस्थाओं की नींव रखी। ये पॉइंट आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि पहली बार पंचायती राज संस्थाओं को कहां पर लागू किया गया, तो पंचायती राज को जो है बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में प्रारंभ किया गया। उसके बाद जो है दोस्तों 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो पूरे राज्य में इस अनुशंसा को लागू किया। यानी कि आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जो पूरे राज्य में इस त्रिस्तरीय को राज्यों में अपने लागू किया। ठीक है, तो पहली बात आप यहां पर यह ध्यान दीजिएगा कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका आरंभ किया गया और अगर पूरे राज्य की बात की जाए तो 11 अक्टूबर 1959 को जो है आंध्र प्रदेश में इसको लागू किया गया। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो बलवंत राय मेहता से सिर्फ त्रिस्तरीय पंचायती राज आपको ध्यान में रखना है और दूसरी चीज कि कहां प्रत्यक्ष चुनाव होगा और कहां अप्रत्यक्ष चुनाव होगा ये आपको ध्यान में रखना है। और पहली बार पंचायती राज का कहां पर प्रारंभ किया गया और पूरे राज्य में कब और कहां प्रारंभ किया गया, तो राजस्थान में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 और पूरे राज्य में तो आंध्र प्रदेश 11 अक्टूबर 1959। ठीक है, तो आपको इतना ही चीज ध्यान में रखना है पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय मेहता कमेटी के सुझाव पर। अब दोस्तों आपको एक चीज और मैं यहां पर बता दूं। ठीक है, इसमें एक चीज और आप याद रखिएगा कि ये जो पंचायत समिति होगी ये कार्यकारी होगी और ये जो है सलाहकारी समन्वयकारी निकाय होगी। यानी कि मुख्य रूप से यहां पर चुनाव होंगे और यहां पर ये कार्यकारी निकाय पंचायत समिति को बताया, सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षणकारी जो है जिला परिषद को बताया था। और एक चीज आपको याद रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति जो है इसको जो है ग्रामोद्धार समिति के नाम से भी जाना जाता है, ग्रामोद्धार समिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति में इतनी ही चीजें हैं। अब हम अगला समिति की बात करते हैं सेकेंड नंबर पे, जिसको बोला जाता है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, इसकी जो गठन की अगर मैं बात करूं तो गठन दोस्तों
12 दिसंबर 1977 को हुआ और इन्होंने जो है अपना प्रतिवेदन जो है 21 अगस्त 1978 को दिया। अब दोस्तों एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा, इसको मैं कुछ देर बाद में आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहां पर अगर इसको डिस्कस कर दूंगा तो आप अपने मूल उद्देश्य से भटक जाओगे। ठीक है, पहली कमेटी आपको कौन सी याद रखनी है? बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक, दूसरी कमेटी में किसकी बात कर रहा हूं? अशोक मेहता कमेटी या समिति। गठन 12 दिसंबर, आ रही बात समझ में? 12 दिसंबर 1977 को और 21 अगस्त 1978 को इन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 132 अनुशंसाएं इन्होंने की। जब इनकी कमेटी बनी तो इन्होंने लगभग 132 अनुशंसाएं की। उसमें से कुछ मुख्य अनुशंसाएं हैं दोस्तों, जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको सबसे फर्स्ट में याद रखना है कि इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे जो है जिला परिषद, जिसको इन्होंने महत्वपूर्ण बताया, और दूसरे नंबर पे जो है मंडल पंचायत की अवधारणा इन्होंने बताई। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है प्रश्न कि द्विस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा कौन सी कमेटी ने की थी या कौन सी समिति ने की थी? तो आपको यह ध्यान रखना है कि द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव जो है अशोक मेहता समिति ने दिया था। ठीक, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि इन्होंने यह बोला कि मंडल पंचायत की स्थापना 15 से 20 हजार जनसंख्या के ऊपर किया जाएगा। इन्होंने बोला कि एसटी और एससी को जो है जनसंख्या के अनुसार रिजर्वेशन दी जाए। इन्होंने दूसरी महत्वपूर्ण बात बोली कि जनसंख्या के हिसाब से एसटी और एससी को रिजर्वेशन या आरक्षण देने की बात किसने की? तो अशोक मेहता समिति। अगर सबसे फर्स्ट में अगर बात की जाए तो अशोक मेहता समिति ने यह कहा कि एसटी और एससी, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन या आरक्षण दिया जाए। इन्होंने एक बात और सबसे महत्वपूर्ण बोली कि 1/3 एक तिहाई जो है महिलाओं को रिजर्वेशन दी जाए, ठीक है। एसटी एससी को जनसंख्या के हिसाब से 1/3 एक तिहाई जो है महिलाओं को रिजर्वेशन की बात की। इन्होंने बोली कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाए। चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाए? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाए। इन्होंने बोला कि पंचायती राज संस्थाओं को वित्त की व्यवस्था की जाए और एक वित्त निगम की स्थापना की जाए। वित्त की व्यवस्था के लिए किसकी स्थापना की जाए? वित्त विभाग की स्थापना की जाए। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण अपने सुझाव दिए। देखिए, एसटी एससी को जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन, महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है राज्यों का चुनाव, मतलब पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कराया जाए। और एक और इसमें महत्वपूर्ण बात आप याद रखिएगा कि इसमें राजनीतिक दलों की भागीदारी को इन्होंने बोला कि महत्वपूर्ण होना चाहिए, कि राजनीतिक दल जो है राजनीतिक दलों के आधार पर जो है चुनाव किया जाए, राजनीतिक दलों के आधार पर चुनाव किया जाए। पंचायतों को जो है स्वायत्तता यानी कि स्वतंत्रता प्रदान की जाए, उनके कार्यों में हस्तक्षेप ना किया जाए। वित्त विभाग की स्थापना की जाए, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है चुनाव कराया जाए। और इन्होंने एक अलग पंचायत, न्याय पंचायत की बात कही, और इस न्याय पंचायत में इन्होंने यह प्रावधान किया कि जो है एक न्यायाधीश जो है इसका अध्यक्ष बनाया जाए। किसका? न्याय पंचायत का। तो लगभग इन्होंने कुल मिलाकर के 132 अनुशंसाएं दी थी, जिसमें से मैं केवल मुख्य अनुशंसाओं के बारे में आपको यहां से बात कर रहा हूं कि द्विस्तरीय जिला परिषद और मंडल पंचायत की स्थापना 15 से 20 हजार जनसंख्या के आधार पर, एसटी एससी महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव, वित्त विभाग की स्थापना की जाए, राजनीतिक दलों को इसमें पार्टिसिपेट किया जाए, भागीदारी हो, और न्याय पंचायत की स्थापना की जाए जो इस पंचायत से अलग होगी और इसका मुखिया जो होगा एक न्यायाधीश होगा। इन अनुशंसाओं को जैसे ही लागू की गई, इस समय की अगर मैं बात करूं 1977-78 की, तो यहां पर जो है मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, और ये पहली ऐसी गवर्नमेंट थी जो गैर कांग्रेसी थी। ठीक है, और इसी समय जो है
अगला चुनाव होता है और इनकी अनुशंसाओं को जो है केंद्र स्तर में पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा पाता है, और कुछ राज्य हैं जिन्होंने इनको पूर्णतः मतलब आंशिक रूप से लागू किया था। उसके नामों को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक आंध्र प्रदेश जो है, एक कर्नाटक जो है, कर्नाटक, और एक आपका पश्चिम बंगाल, आपका पश्चिम बंगाल। ये 3 राज्यों ने जो है अशोक मेहता समिति के सुझावों को जो है आंशिक रूप से लागू किया। ठीक है, तो अभी आप बलवंत राय मेहता समिति जाने, अशोक मेहता समिति जाने। इन प्रावधानों को दोस्तों आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे वो सीजीपीएससी हो, किसी भी स्टेट का पीएससी हो। ठीक है, तो इन समितियों से क्वेश्चन पूछा जाता है और इनका क्रम पूछा जाता है। तो पहला कमेटी हम लोग कौन सा देखे, बलवंत राय मेहता कमेटी। इसकी स्थापना कब की गई, मतलब इसका गठन कब किया गया, 16 जनवरी 1957 को। इन्होंने अपना प्रतिवेदन कब दिया, 24 नवंबर 1958 को। ठीक है, उसी तरीके से अशोक मेहता समिति कब बना, 12 दिसंबर 1977 को। प्रतिवेदन इन्होंने कब प्रस्तुत किया, 21 अगस्त 1978 को। तो ये 2 समिति आप जान पाए। इसके बाद अन्य समितियों के बारे में हम देखते हैं। अगली एक समिति है दोस्तों दांतेवाला समिति, और एक समिति जो है दांतेवाला समिति आपका, इसका जो गठन है दोस्तों, इसका गठन जो है दोस्तों 1978 में किया गया। ये तीसरे नंबर का आप इसको ध्यान रखिएगा। और चौथे नंबर में हनुमंत राव समिति 1984 में गठन किया गया था। ठीक है, इसमें कुछ मुख्य बातें नहीं है, जो आगे काम की बातें हैं उसकी बात करता हूं मैं। 5वें नंबर की जो कमेटी है उसको बोला जाता है आपका जीवीके राव समिति, जीवीके राव समिति। और इसका गठन जो है दोस्तों 1985 में किया गया था। यह हनुमंत राव है, हनुमंत राव समिति और जीवीके राव समिति 1985 में। 1985 के समय जो है दोस्तों राजीव गांधी जी की सरकार थी, और ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जो है जीवीके राव जी को बनाया गया। इसको जीवीके राव समिति के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जब समीक्षा की तो इन्होंने पाया कि दफ्तरशाही और अफसरशाही की वजह से जो है ये काम जो है पूरे तरीके से नहीं हो पाया है। और इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के बारे में कहा कि ये जो है बिना जड़ की घास है। आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस समिति ने ये कहा था कि पंचायती राज जो है, ये संस्थाएं जो है बिना जड़ की घास है, बिना जड़ की घास। तो ये स्टेटमेंट जो है जीवीके राव समिति का था, और इन्होंने दफ्तरशाही को जो है इस योजना के असफलता का कारण बताया, और इन्होंने जिला परिषद को महत्वपूर्ण माना, और इन्होंने एक जिला आयुक्त के पद के सृजन का सुझाव दिया। जिला आयुक्त के पद के सृजन का सुझाव दिया। ठीक है, तो जीवीके राव समिति में आपको केवल इतना ही जानना है। ठीक है, जिला आयुक्त यानी जिला विकास आयुक्त के एक पद का सृजन करने का सुझाव दिया था, और इन्होंने जिला परिषद को महत्वपूर्ण माना था, जो भी त्रिस्तरीय आपकी पंचायती राज संस्थाएं थी उसमें से। ठीक है, तो ये समितियां आपको याद रखना है दोस्तों। तो सबसे पहली समिति कौन सी बनी, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977,
ठीक है। दांतेवाला समिति 1978, हनुमंतराव समिति 1984 और जीवीके राव समिति 1985। इसके क्रम को और इसके डेट वाइज आपको ध्यान में रखना है, और इस चीज को अभी आप ध्यान रखिएगा। आगे मैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से प्रश्नों का स्तर जो है परिवर्तित हो रहा है और किस तरीके के प्रश्न जो है अभी वर्तमान परिदृश्य में जो है क्वेश्चन पेपर सेलेक्टर जो है सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहां तक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अब मैं इसके आगे की कुछ समितियों के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। तो दोस्तों ये समितियों के बाद जो है इसमें आपका अगले समिति के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। हाँ, इन्होंने एक बात और याद रखिएगा कि जो जीवीके राव समिति थी, इन्होंने ये बोला था कि नियमित रूप से जो है चुनाव होने चाहिए, निर्वाचन यानी कि चुनाव जो है नियमित रूप से होने चाहिए। अब अगली समिति की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एलएम सिंघवी समिति, एलएम सिंघवी समिति बनी थी। एलएम सिंघवी समिति बनी 1986 में। एलएम सिंघवी जिनका पूरा नाम था दोस्तों लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, एलएम मतलब लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। इन्होंने लोकतंत्र व विकास के लिए, लोकतंत्र व विकास के लिए दोस्तों, लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज से संबंधित एक पुनर्जीवन समिति का गठन किया, पुनर्जीवन समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष जो थे एलएम सिंघवी जी को बनाया गया। और इन्होंने अभी तक जो भी अनुशंसाएं नहीं की गई थी अन्य समितियों के द्वारा, एक नया मोड़ यहां पर आ गया। इन्होंने पहली बार ये कोई ऐसी समिति थी जिन्होंने बोला कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण, वेरी वेरी आईएमपी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने यह अनुशंसा की कि पंचायती राज संस्थाओं को क्या किया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इन्होंने ग्राम सभा के महत्व पर प्रकाश डाला, ग्राम सभा के महत्व पर प्रकाश डाला। संवैधानिक दर्जा पहली बार किसने बात की, एलएम सिंघवी समिति। कब बनी थी, 1986 में। ग्राम सभा के महत्व पर जोर किसने दिया, एलएम सिंघवी समिति। और इन्होंने एक अलग से न्याय पंचायत की भी बात कही कि एक न्याय पंचायत की भी स्थापना की जाए। आप देखे थे कि इससे पहले भी समितियों ने न्याय पंचायत के बारे में बात की थी। तो एलएम सिंघवी समिति से आपको क्या याद रखना है कि पहली ऐसी समिति थी जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा देने की बात कही और ग्राम सभा के महत्व पर प्रकाश डाला। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी है आपकी, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एलएम सिंघवी समिति 1986 में बनी थी आपकी, ठीक। संवैधानिक दर्जा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। और ग्राम सभा पे। अब इसके बाद और कौन कौन सी समितियां बनी, अब 2-3 और समितियां हैं, उसके मुख्य बातों को देख लेते हैं, फिर आपकी ये समितियां समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। फिर किस तरीके से संवैधानिक दर्जा दिया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। अब अगली समिति की मैं बात करूं तो इसके बाद जो है थुंगन समिति आती है दोस्तों, थुंगन समिति। थुंगन समिति इन्होंने भी जो है संवैधानिक दर्जा की बात को जो है, इसका जो अगर बात मैं करूं तो 1988 में हुआ, और इन्होंने भी जो है पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाए उसका समर्थन किया। इन्होंने भी जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात का समर्थन किया, एक ग्राम स्तर पर, जनपद और जिला स्तर पर। इन्होंने भी एसटी एससी को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की बात कही, राज्य वित्त आयोग के गठन की बात कही, और इन्होंने बोला कि जिला परिषद का जो अध्यक्ष होना चाहिए वो किसको होना चाहिए,
कलेक्टर को होना चाहिए। इन्होंने इस बात की अनुशंसा की। इसकी स्थापना कब की गई? थुंगन समिति की 1988 में। और इसमें आखिरी कमेटी आती है दोस्तों गाडगिल समिति। ये भी जो है 1988 में ही बना और इन्होंने भी संवैधानिक दर्जा की बात कही, संवैधानिक दर्जा की भी बात कही, एसटी एससी को आरक्षण की बात कही, महिलाओं के आरक्षण की बात कही, राज्य चुनाव आयोग के गठन का बात कहा, राज्य वित्त आयोग के गठन का बात कही इन्होंने। तो लगभग अनुशंसाओं में देखें तो थुंगन समिति, गाडगिल समिति की लगभग एक जैसी अनुशंसाएं थी। तो दोस्तों ये जो है आपकी पंचायती राज से संबंधित समितियां थी। अब एक बार मैं इसको शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि हम लोग किन किन समितियों के बारे में बात किया। तो सबसे पहले हमने देखा बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। सेकेंड नंबर पे हमने देखा दोस्तों अशोक मेहता समिति। इसको ध्यान में रखना है इसी सीक्वेंस में, अशोक मेहता समिति। थर्ड नंबर पे हम किसको देखे दोस्तों? दांतेवाला समिति। फोर्थ नंबर में हम किसको देखे दोस्तों? हनुमंतराव समिति। फिफ्थ नंबर में हम किसको देखे जी दोस्तों? जीवी के राव समिति। छठवें नंबर पे हम किसको देखे दोस्तों? एलएम सिंघवी समिति, लक्ष्मी नरसिंह सिंघवी समिति। ठीक है। सातवें नंबर पे हम किसको देखे दोस्तों? थुंगन समिति। और आठवें नंबर पे हम किसको देखे? गाडगिल समिति। ये सब समितियां हैं जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित थी। आप देखें कि सबसे पहली बार अगर संवैधानिक दर्जा की बात किसने की तो एलएम सिंघवी ने की, थुंगन जी ने की और गाडगिल समिति ने की। त्रिस्तरीय पंचायती राज की पहली बार बात किसने की? बलवंत राय मेहता ने। द्विस्तरीय की बात किसने की? अशोक मेहता समिति ने। जीवीके राव समिति ने बिना जड़ की घास किसको बोला? पंचायती राज संस्थाओं को बोला, है ना। और इनका किसके लिए किया गया था? ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिए। ये 8 समितियां थी दोस्तों। अब इन समितियों के बीच में किस तरीके से प्रश्न आए हुए हैं जो आइए देखते हैं हम। देखिए दोस्तों ये एक प्रश्न है। अभी तक मैं आपको जितनी समितियों के बारे में बताया, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते, ये क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण वी.आर. राव, पंचायत राज प्रशिक्षण एस त्रिवेदी, पंचायत और सहकारी के संबंध में कार्य समूह एच.डी. मिश्रा और ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था जी.के.वी. राव समिति। दोस्तों अभी तक मैं जितना आपको समितियों के बारे में बताया उसमें से केवल आप इसी समिति को जान रहे हो, किसको? जीवीके राव समिति, जो है ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए इसका गठन किया गया था। अब मान लीजिए कि आप इसमें से किसी को नहीं पढ़े हो और केवल आपको यह पता है कि ये 4th नंबर का जो है ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था ये किसकी थी? जी.के.वी. राव समिति की थी। अब दिए गए ऑप्शनों को तलाशिए कि क्या आपको केवल इन्हीं समितियों के द्वारा यह आंसर बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। देखिए ए, सी और डी सही है, बी सही है, ए बी सी सही है, ए और बी सही है। तो आपको पता है कि डी सही है और एकमात्र ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि डी सही है।
तो यहां से आंसर आप ए को पकड़ पाते। अभी तक जितनी समितियां आपको बताया मैं फिर उतना में ही, लेकिन दोस्तों पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण और पंचायत और सहकारी के संबंध में एसबी मिश्रा की समिति, इन समितियों के बारे में अभी तक आप नहीं पढ़े। और ये कब का काल है दोस्तों? हमने देखा कि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी और जस्ट 20 वर्षों के बाद जो है अशोक मेहता समिति बनी दोस्तों। इसी दौरान 1957 में जब बनी और दूसरी जब 1977 में बनी, तो उसी बीच में जो है दोस्तों और कई अन्य समितियों का गठन किया गया था, जिसको हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और देखिए उन्हीं से ये क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि अभी अगले बार इसी को रिपीट करेगा, लेकिन कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए आइए यहां पर, ये है दोस्तों आपका, देखिए यहां से आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन को कॉपी किया हुआ था। 1960 में जो है पंचायत सांख्यिकी एवं यांत्रिकीकरण पर गठित समिति बी.आर. राव समिति, और 1961 में जो है दोस्तों पंचायत एवं सहकारी समिति पर गठित कार्यदल एस.बी. मिश्रा। ये दोनों समितियां हैं दोस्तों जिसको सीजीपीएससी 2021 में पूछा गया था। तो आप इतने समितियों को मैं आपको रटने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इतने समितियों को आप रटिएगा तो पंचायती राज संस्थाओं से बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको आप भूल जाइएगा। ठीक है, या फिर आपसे छूट जाएगा। तो आपको दोस्तों ध्यान में होगा कि 1960 में यह अभी सीजीपीएससी में पूछा गया, 21 में बी.आर. राव पंचायत एवं सहकारी समिति पर गठित कार्यदल एस.पी. मिश्रा। हालांकि वो क्वेश्चन केवल जीवीके राव के बारे में अगर आप जानते तो वो क्वेश्चन आप ऐसे ही बना ले जाते, लेकिन दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर जो है 1957 से लेके 1977 के बीच में लगभग 13 समितियों का और गठन किया गया था, जिनका विवरण जो है निम्नानुसार है, यहां पर दिखाए गए चित्र के अनुसार। तो आप थोड़ा सा बस एक सरसरी निगाहों से इन चीजों को आप देख लीजिए कि 1960 में जो है आपका पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकीकरण पर गठित समिति बी.आर. राव, 1961 में पंचायत एवं सहकारी समिति पर गठित कार्यदल एस.बी. मिश्रा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये याद रखिएगा 1962 में न्याय पंचायतों पर अध्ययन दल जी.आर. राजगोपाल। ठीक है, उसके बाद आप इसमें और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये पंचायती राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति पर अध्ययन आर दिवाकर। पंचायती राज वित्त पर अध्ययन दल एम रामकृष्णैया, और पंचायती राज चुनाव पर गठित समिति के संथानम। तो इस तरीके से इन समितियों के बारे में भी आप एक बार देखेंगे, क्योंकि अब यहां से भी क्वेश्चन डिजाइन हो रहे हैं। ठीक है, अब तक ऐसा नहीं होता था, फिर भी जनरली आप जो मुख्य 8 समितियों के बारे में आपको मैं जो बताया वहां से भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है अगर आप ये नहीं पढ़े होते उसके बावजूद भी। लेकिन जो 8 समितियां हैं उसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। अब मैं यहां पर सभी समितियों के सुझावों के अनुशंसाओं के बारे में आपको बता दिया। अब यहां पर देखना यह है कि इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए आखिर कौन कौन सी कोशिशें की गई। ठीक है, अगर आप इस टॉपिक को बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं तो आप इसकी स्पीड को बढ़ा करके देखें, और अगर कोई पहली बार देख रहा हो तो जिन बातों को बताया जा रहा है उनको ध्यान से आप पढ़िए और नोट कीजिए। आइए अब हम देखते हैं कि संवैधानिकरण किस तरीके से इनको प्रदान किया गया। संवैधानिक किस तरीके से किया गया और पंचायती राज संस्थानों को जो है एक संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से संवैधानिकरण की बात कही गई। दोस्तों 1989 राजीव गांधी जी की सरकार थी। राजीव गांधी जी की सरकार थी। ये 1989 का टाइम है। ठीक है, जुलाई 1989 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक, 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। जुलाई 1989 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। और ये जो है अगस्त 1989 में दोस्तों
अगस्त 1989 में यह विधेयक पारित हो जाता है लोकसभा से। अब इस विधेयक की बारी आती है दोस्तों राज्यसभा में। राज्यसभा की जब राज्यसभा में इस विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों, तो इस विधेयक का बहुत भारी विरोध किया जाता है और इसमें यह बात कही जाती है कि हम यहां पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कर रही कि मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं और इस विधेयक के द्वारा केंद्र को बहुत ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। और राज्यसभा में इस विधेयक का बहुत भारी विरोध हुआ और यह विधेयक जो है राज्यसभा से पारित नहीं हो पाई और 64वां संविधान संशोधन विधेयक जो है दोस्तों समाप्त हो गया। राजीव गांधी की सरकार थी 1989 में। अब इसके बाद जो है दोस्तों पुनः जो है लोकसभा भंग हो गई और नए लोकसभा का चुनाव किया गया। और जब नए लोकसभा का चुनाव किया गया दोस्तों, तो उस समय कांग्रेस पार्टी जो थी सबसे अधिक सीटें तो जीत कर आई, लेकिन इन्होंने पूर्णतः बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया और ये कांग्रेस की जो पार्टी थी 200 से नीचे के सीटों में सिमट करके रह गई, लेकिन फिर भी ये सबसे बड़ी पार्टी थी उस समय। राजीव गांधी जी ने कांग्रेस जो है 200 से कम सीटों में सिमट के रह गई और उस समय राजीव गांधी जी सरकार बनाने से इनकार कर दिए और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने और इस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को बीजेपी का समर्थन प्राप्त हुआ और इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के विकास के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुला करके 2 दिवसीय बैठक की और इन्होंने यह निर्णय लिया कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए हम एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इसी समय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जो है गिर गई और राजीव गांधी या कांग्रेस की सरकार ने जो है चंद्रशेखर जी का समर्थन किया और राजीव गांधी के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह बने प्रधानमंत्री और विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद जो है दोस्तों चंद्रशेखर जी हमारे प्रधानमंत्री बने और इनके कार्यकाल में भी कुछ नहीं हो पाया और कांग्रेस ने इनसे भी समर्थन ले लिया और यह सरकार गिर गई। राजीव गांधी जी ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सरकार बनाया। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब सरकार बनाए तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाकर 2 दिन की बैठक ली और इन्होंने संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने का सुझाव रखा, लेकिन इनसे भी समर्थन ले लिया गया, वापस ले लिया गया और इनकी सरकार गिर गई और फिर चंद्रशेखर जी को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त हुआ और अंत में कांग्रेस पार्टी ने भी चंद्रशेखर जी से अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार पुनः गिर गई। अब यहां पर जो है दोस्तों पुनः लोकसभा के चुनाव हुए और इस लोकसभा के चुनाव में दोस्तों अगले प्रधानमंत्री के तौर पर जो है चुने जाते हैं हमारे पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल था। यहां पर प्रधानमंत्री हमारे पीवी नरसिम्हा राव थे, जिनका पूरा नाम जो है दोस्तों जिनका पूरा नाम पामुला परथी नरसिम्हा राव है। पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम जो है पामुला परथी नरसिम्हा राव है और इन्हीं के समय में दोस्तों 73वां संविधान संशोधन विधेयक 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित हुआ और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आज क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब इसके बाद जो है अगली क्लास में दोस्तों हम ये देखेंगे कि किस तरीके से पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 73वां संविधान संशोधन किया और किस तरीके से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला और ये हमारे भारतीय संविधान के भाग 9 में और 11वीं अनुसूची में आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक किस तरीके से इसको
रिप्रेजेंट किया गया है और इसमें कौन कौन से मुख्य प्रावधान किए गए हैं जिससे हमारी पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान की गई है। तो आज के लिए दोस्तों यही तक। जय हिंद, जय भारत। आप इस चैनल को फॉलो करते रहिए, आपको इसी तरीके की जानकारी यहां से मिलती रहेगी, जो कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आगामी आने वाले किसी भी प्रकार के एग्जाम में आपको ये सहायता प्रदान करेगी। धन्यवाद। जय हिंद।